जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस में। तो दो लाइन बोलना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और तू थक्कर ना बैठे मंजिल के बसावे, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ नए सेशन की शुरुआत होती है। तो चलिए आज हम लोग जो है कि एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ हम लोग जो है कि अपने सेशन को शुरुआत कर रहे हैं साइंस में। तो आप लोग का लगभग ये 20 से 22 मिनट का सेशन होने वाला है और साइंस का जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के बीच हम लोग रखने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा समय एक विषय पे नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट है। लगभग 4 सब्जेक्ट का जो है कि अलग अलग वीडियो में प्राप्त होगा। तो आपको करंट में मिल गया होगा, उसके बाद फिर साइंस का में जो है कि अभी 20 मिनट का वीडियो बनेगा, फिर इसके बाद आपको हिस्ट्री का बनेगा, फिर ज्योग्राफी का बनेगा। तो आपको 4 सब्जेक्ट का मिलेगा। आप लोग लगातार बने रहिए और आप जो है कि अधिक से अधिक जो है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि हम देख लिए बस छोड़ दिए, नहीं, आपका सपोर्ट ही मिलेगा तभी हम आगे जा सकते हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि आपका समर्थन ही मिल रहा है तभी हम कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आप लोग जो है कि अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के, अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के आप जो है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उसे भी बोलिए कि आगे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बदौलत ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो चलिए अब अपने सेशन को बिना कोई समय लिए हुए टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि आलू में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो आलू में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पाया जाता है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च आलू में पाया जाता है, और साथ ही साथ चावल में भी आपका जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, याद रखिएगा। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से शुरू होता है। और आप लोग को बता दें कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को बनाने में 3 तत्व की आवश्यकता होती है, एक कार्बन का होता है, एक हाइड्रोजन का होता है, एक ऑक्सीजन का होता है। क्योंकि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है वह होता है C6H12O6, C6H12O6। और आप लोग को बता दें कि किसी भी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज दिया जाता है, तत्काल ऊर्जा के लिए। और क्योंकि जैसे ही मुंह में डालता है तुरंत जो है कि एनर्जी आना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि सबसे पहले तेजी से जो आपका फास्ट बनता है वो आपका जो है कि विघटन होता है ग्लूकोज का। किसका विघटन होता है? ग्लूकोज का विघटन होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हमारे शरीर में जो एनर्जी बनता है वह एटीपी के टूटने से, किसके टूटने से? एटीपी के टूटने से, अर्थात एटीपी का फुल फॉर्म याद रखेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 जो होता है वो आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। और आप लोग को बता दे कि उसमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे उत्तम स्रोत जो है, याद रखिएगा आलू है और चावल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और एक कैटेगरी का और चावल है आपका, जैसे सुनहरा चावल या उसी को कहते हैं गोल्डन चावल। तो सुनहरा चावल या गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दें कि चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन करता है वह आपका कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत का सबसे बड़ी खाद्य फसल जो है वह भी चावल है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि प्रोटीन के अमीनो अम्ल, तो यहां से आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन जो बनता है वो अमीनो अम्ल से बनता है। किससे बनता है? अमीनो अम्ल से बनता है। और प्रोटीन जो बनता है अमीनो अम्ल के साथ साथ उसमें नाइट्रोजन की उपलब्धता होती है, याद रखिएगा। तो प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज और वसा ग्लिसरॉल के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम जो होता है वह आपका आंत्ररस होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और प्रोटीन का जो खोज किया था वो बर्जीलियस ने किया था। और बर्जीलियस ने आपका जो ये जो होता है आपका संकेत जो होता है, आपका जो प्रतीक चिन्ह जो होता है, सभी प्रकार के तत्व का जो प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, आपका सोना का Au हो गया, चांदी का Ag हो गया, ये सब देने का काम जो किया था वो बर्जीलियस ने किया था। और बर्जीलियस ने उत्प्रेरक का भी खोज किया है। और उत्प्रेरक जो होता है वह अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है और अभिक्रिया की दर को घटा सकता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है, याद रखिएगा दूध में। किसमें पाया जाता है? और दूध का जो सफेद रंग होता है वह केसिन, दूध
का सफेद रंग केसिन के कारण और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। और आप लोग को बता दें कि दूध का जो पाचन हमारे शरीर में होता है वह रेनिन नाम के एंजाइम के तहत ही, रेनिन नाम के एंजाइम के कारण ही हमारे शरीर में दूध का पाचन संभव हो पाता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे कि दूध जो होता है उसका सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करती है। कौन करती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक आपका जो है वह जानवर है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और सबसे अधिक जो होता है आपका वसा, वह आपका रेंडियर के दूध में रहता है। रेंडियर जो है वह एक भेड़ का किस्म है। रेंडियर जो एक जानवर है वह भेड़ का किस्म है, उसी में आपका सबसे अधिक जो है कि वसा होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर में लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। और आप लोग को बता दें हमारे शरीर में अवशेषी अंग की संख्या 100 है। 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता। मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता का मापन जो करती है वो कैलोरी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कैलोरी में किया जाता है, क्योंकि ऊर्जा का जो सीजीएस मात्रक होता है वह कैलोरी होता है और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हमारे शरीर में कौन सा पदार्थ या कौन सा चीज एक जैविक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है? याद रखेगा एंजाइम। एंजाइम जो है हमारे शरीर में वह एक जैविक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे कि एंजाइम जो होता है वह जो रेनिन नाम का जो एंजाइम होता है वह आपके दूध के पाचन में सहायता होता है। दूध के पाचन में सहायता होता है आपका रेनिन नाम का एंजाइम। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, फल का मीठा रंग किसके द्वारा होता है? फ्रुक्टोज। फ से फल, फ से फ्रुक्टोज। याद रखिएगा। और दूध का जो मीठापन होता है वह लैक्टोज के, दूध का मीठा रंग लैक्टोज के कारण और फल का मीठा रंग फ्रुक्टोज के कारण। क्योंकि आप लोग को पता है दूध जो बचपन में पीते होंगे वो लैक्टोजन के रूप में पीते होंगे और फल जो होता है वो फ्रुक्टोज के कारण मीठा होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और फल का अध्ययन पोमोलॉजी होता है और फूल का अध्ययन एंथोलॉजी होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है? कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनता है? क्वेश्चन के कहने का मतलब है कौन सा एक प्रकार का तत्व है आवर्त सारणी में जो कि सभी प्रकार के सजीव और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार के सामान के चीज का आधार बनता है। कहने का मतलब जितना भी सजीव है जब वह मर जल जाएगा तो वह आपका कार्बन के रूप में तब्दील हो जाएगा। और जितना आप सामान यूज करते हैं उसको आप जब फेंक दीजिएगा बाहर तो वो भी कार्बन बन के जो है कि वो खेत सब में भी जाके फेंकते हैं तो वह भी कार्बन के रूप लेके जो है कि खेत का उर्वरा शक्ति बढ़ा देता है। तो याद रख लीजिएगा उसका जो अंतिम रूप से होता है वह कार्बन में तब्दील हो जाता है। किसमें तब्दील होता है? कार्बन में तब्दील होता है। और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और कार्बन के अपर रूप मुख्यतः 4 होते हैं। एक हीरा हो गया, एक ग्रेफाइट हो गया, उसके बाद फुलेरिन हो गया, फिर ग्रेफिन हो गया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में जो आपका ग्रेफिन करके जो खुला हुआ संस्था है वह केरल में खुला है। ग्रेफिन प्रयोगशाला जो खुला है वह आपका केरल में खुला है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, पत्ती में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पत्ती में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो पत्ती में संपन्न होता है उसमें मैग्नीशियम नाम का एक परमाणु पाया जाता है, तभी जो है कि वह संभव हो पाता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का जो खोज किया हुआ मेल्विन केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने किया है। और प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है वो क्वांटोसॉम होती है। याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह सूर्य की उपस्थिति में होता है। और आप लोग को बता दें उसमें CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है और उसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है और उसका अंतिम उत्पाद जो है वह ग्लूकोज है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किसका बना होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। लगभग 65 से 75% हमारे शरीर में जल पाया जाता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और जल का जो अनुभार होता है वह 18 होता है और भारी जल का अनुभार 20 होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
विटामिन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो विटामिन का खोज फंक ने किया था 1911 में। विटामिन का खोज फंक ने किया था 1911 में। लेकिन आप लोग को बता दें, विटामिन ए का जो खोज किया था वो मैकुलन ने किया था। विटामिन बी का खोज भी मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का खोज होलकट ने किया था। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। और आप लोग को बता दें, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का थायमिन होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है। विटामिन बी7 का बायोटीन होता है। और विटामिन एच का भी बायोटीन होता है। विटामिन बी11 का फोलिक अम्ल होता है। और विटामिन के का जो होता है वह फिनोक्विनोन होता है। और विटामिन बी12 का जो होता है वह साइनोकाबालामिन होता है। और विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और आप लोग को बता दें कि विटामिन बी12 का रंग गुलाबी होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और विटामिन के की उपस्थिति के कारण ही हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। और आप लोग को बता दे कि विटामिन अगर पूछे कि रक्त का थक्का तो विटामिन के मारेंगे। अगर विटामिन के ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कैल्शियम मारेंगे। क्या मारेंगे? कैल्शियम मारेंगे। अगर वो भी ऑप्शन में नहीं है तो आपको थ्रोम्बिन रहेगा या फाइब्रिनोजेन रहेगा, तो आपको उसको आंसर टिक करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर में किस प्रोटीन के कारण या किसके कारण जो है कि शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो हिपेरिन के कारण नहीं बनता है। और आप लोग को बता दें, हमारे शरीर में एक बीमारी होती है हीमोफीलिया नाम के बीमारी में रक्त के खून का थक्का नहीं बनता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इसे शाही रोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि सबसे पहली बार जो हीमोफीलिया रोग हुआ था वो ब्रिटेन के महारानी को हुआ था, इसीलिए उसे शाही परिवार में हुआ था, इसीलिए उसे शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। और ब्रिटेन के जो राजा महाराजा रहते हैं बर्मिंघम पैलेस में रहते हैं। कहां रहते हैं? बर्मिंघम पैलेस में रहते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन। क्योंकि डीएनए में छोटे छोटे चीज जो स्थित होते हैं उसे जीन कहते हैं। और जीन जो है कि आपका गुणसूत्र के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी का जो है वो रूपांतरण करवाता है। यानी कि याद रखिएगा कि पिता के गुणसूत्र पर ही बेटे का जो है कि रूपरेखा तैयार होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि पुत्र का जो रूपरेखा तैयार होता है किसके गुणसूत्र पर? तो पिता के गुणसूत्र पर। किसके गुणसूत्र पर? और आप लोग को बता दें, भारत के अंदर में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्थित है हैदराबाद में। भारत के अंदर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो स्थित है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। यानी अगर कोई गलत काम करता है या बलात्कार करता है या किसी के साथ गैंगरेप करता है तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है कि वह हैदराबाद में लेके जाया जाता है। वहां पर उसका जांच होता है कि सही में ये जो है कि दोषी है या नहीं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, बालों का रंग किसके कारण होता है? तो बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। बाल का रंग मेलानिन के कारण हो गया। त्वचा का रंग भी मेलानिन के कारण हो गया। और आप लोग को बता दें, बाल हो गया, उसके बाद नाखून हो गया, और जो वो गाय जानवर सब का जो रहता है सींग बना हुआ वो सब किरेटिन उत्तक का बना होता है। कैरोटिन नहीं, किरेटिन याद रखिएगा। किरेटिन उत्तक का बना हुआ रहता है। क्योंकि आप लोग को पता है, इस सबको अगर हम काट भी देंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। आप लोग बताइए, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट के रूप में एमआरएनए का निर्माण होता है। यानी आरएनए भी बहुत प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो उसमें से जो क्षार होता है वो एमआरएनए होता है। कौन होता है? एमआरएनए होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि आप लोग को बताना है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जो दिया है वो वाटसन और क्रिक ने दिया है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया है वो वाटसन और क्रिक ने दिया है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो हैदराबाद में। कहाँ में है? हैदराबाद में। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः किसके बने होते हैं? तो याद रखिएगा, एंजाइम मूलतः जो बने होते हैं वो आपके प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। और एंजाइम के बारे में बताया आप लोग को कि एंजाइम जो है वो आपका जो है कि सबसे जो सक्रिय उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। हमारे शरीर में उत्प्रेरक के रूप में जो काम करता है वो आपका एंजाइम काम करता है। और एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को एक क्वेश्चन
बता देते हैं। हमारे शरीर में जो ईंधन के रूप में काम करता है, हमारे शरीर में जो ईंधन के रूप में काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट काम करता है। कौन काम करता है? कार्बोहाइड्रेट काम करता है। और आप लोग को बता दें कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है अनेक अंगों तक, वह आपका आरबीसी लेके जाता है, आरबीसी लेके जाता है या हीमोग्लोबिन लेके जाता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हीमोग्लोबिन का लाल रंग जो लाल रंग होता है उसमें पाए जाने वाले लौह यौगिक हीमेटिन के कारण होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई जीन है। क्या है? जीन है। आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई जीन है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं वह मेंडल को जानते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से मेंडल को जानते हैं। और आप लोग को बता दें, जीन शब्द का पहली बार प्रयोग जोहानसन ने किया था। जोसेफ जीन जोसेफ जोहानसन, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दे कि एक जीन एक एंजाइम का जो नारा दिया था या उसका जो सिद्धांत दिया था वो बैडल और टेटम ने दिया था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। एक पुस्तक आता है सिस्टमा ऑफ नेचर पुस्तक के लेखक है कार्ल लिनियस, जिसे वर्गीकी के पिता के रूप में भी जानते हैं। एक और पुस्तक आता है आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ को ओपन करना है, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक ओपेरिन है। और ओरिजिन ऑफ स्पेसीज करके पुस्तक आएगा, तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के जो लेखक है वो आपके डार्विन है। वो आपके कौन है? डार्विन। और वही डार्विन जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, सिद्धांत दिया था, जिसे प्राकृतिक चयनवाद के नाम से भी जानते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। चलिए केमिस्ट्री में आप लोग को बताना है कि CaCl2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। CaCl2 इसको हम लोग कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, CaCl2। तो याद आप लोग को बता चुके हैं कि कैल्शियम का परमाणु संख्या जो होता है वह कितना होता है? 15। कैल्शियम का परमाणु 20 होता है। हाँ, फास्फोरस का 15 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, यानी 20 दोनों 40 निकाल लेंगे। अब प्लस Cl2 यानी क्लोरीन का फिर निकाल लेंगे और उसके बाद फिर सबका जोड़ देंगे तो 111 यूनिट आ जाएगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होता है? तो एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो होता है AMU में वो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सामान्यतः परमाणु के बीच में या परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सामान्यतः परमाणु के बीच में या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहता है वह बीच में रहता है। और इस दोनों को जब जोड़ देते हैं तो वह द्रव्यमान संख्या के बराबर पुर जाता है। और आप लोग को बता दें कि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, ये तीनों आपस में बराबर होता है। और आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व आपका हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 भी नहीं है, अर्थात 0 है। कितना है? 0। और उसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है। कितना है? 1। इसीलिए प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, याद रखना है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है, उसका परमाणु संख्या भी 1 है, न्यूट्रॉन का संख्या 0 है। इसीलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करेंगे तो वो 1 के ही बराबर पूरेगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हाइड्रोजन का जो खोज किया था वो आपका कैवेंडिश ने किया था, लेकिन हाइड्रोजन बम का जो खोज किया था वो एडवर्ड टेलर ने किया था। और न्यूट्रॉन बम का जो खोज किया था वो किसने किया था? तो न्यूट्रॉन बम का जो खोज किया था वो आपका सैमुअल कोहेन ने किया था। और आप लोग को बता दे कि एक बम और परमाणु बम का खोज ऑटो हॉर्न ने किया था। और परमाणु बम जो पहली बार गिराया गया था वो गिराया गया था नागासाकी और हिरोशिमा पर। नागासाकी और हिरोशिमा जापान का 2 शहर है, वहां पर ही आपको पहली बार परमाणु बम अमेरिका के राष्ट्रपति थे उसमें हेनरी ट्रूमैन, उन्होंने ही गिराने का आदेश दिया था। और आप लोग को बता दे कि 9 से नागासाकी होता है, याद रखना है 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया था। जब 9 अगस्त नागासाकी ले लिया तो 6 अगस्त हिरोशिमा लेगा। 6 अगस्त हिरोशिमा लेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरण के फलस्वरूप किसका खोज किया गया था? तो वह नाभिक का खोज किया गया था। किसका खोज किया गया था? नाभिक का खोज किया गया था। और परमाणु के नाभिक से 3 प्रकार के किरण निकलती है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। और अल्फा किरण पर आवेश प्लस होता है और बीटा किरण पर आवेश माइनस होता है और गामा किरण पर आवेश जो होता है वह गम में रहता है, उदासीन रहता है। और आप लोग को हम ट्रिक बताए थे, अल्फा किरण चलता है हमेशा प्लस में, बीटा होता है यानी बेटा अगर माइनस में निकल जाएगा यानी गलत निकल जाएगा तो माइनस में चल जाएगा आपका, और गामा हमेशा गम में रहता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और तीनों जो निकलता है वह आपका निकलता है नाभिक से। कहां से निकलता है? इसीलिए नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया है। किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य एंटी कण का नाम क्या है? तो वह पॉजिट्रॉन है। क्या है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण का नाम पॉजिट्रॉन है। यानी आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है, इसीलिए पॉजिट्रॉन पर भी आवेश माइनस होता है। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन से पॉजिट्रॉन बना दिया, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन का जो खोज किया था वो एंडरसन ने किया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दें, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का जो खोज किया था गोल्डस्टीन ने, और आपका न्यूट्रॉन का जो खोज किया था वह चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने। हाँ, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज किया था? न्यूट्रॉन का। किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का खोज किया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि नाभिकीय भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? नाभिकीय भौतिकी के जनक जो कहा जाता है वह रदरफोर्ड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड को कहा जाता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि आप लोग को बताना है कि कौन सा मौलिक कण सकारात्मक आवेश का होता है? तो प्रोटॉन। कौन होता है? प्रोटॉन। यानी पो से प्रोटॉन, पो से पॉजिटिव, पो से प्रोटॉन, पो से पॉजिटिव, यानी प्लस में रहता है, इलेक्ट्रॉन माइनस में रहता है। और आपका उधर जो या न्यूट्रॉन वो आपका उदासीन रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं कौन? तो हाइड्रोजन। क्या मौजूद होते हैं? हाइड्रोजन। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेंजर गैस के नाम से किस अक्रिय गैस को जानते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस के नाम से, या फिर आपका उसी को हम लोग कहते हैं अजनबी गैस। स्ट्रेंजर गैस को ही कहते हैं अजनबी गैस। और याद रखिएगा वह अजनबी गैस है आपका जीनॉन। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस के नाम से जीनॉन को जानते हैं। और आप लोग को बता दें कि हमारे आवर्त सारणी में विभिन्न प्रकार की अक्रिय गैस है, उसमें से एक अक्रिय गैस रेडॉन है, जो कि हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है क्योंकि वह सबसे भारी अक्रिय गैस होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो अक्रिय गैस है वह आपका ऑर्गन है। कौन सा है? ऑर्गन 0.93% पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। और हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन 78% होता है, और 21% लगभग ऑक्सीजन होता है, और आपका 0.03% आपका CO2 होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में हम लोग ला रहे हैं। तो आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया है वह किसने किया है? तो आप लोग इसका जवाब बहुत ही डिटेल में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरा सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया गया है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? आप लोग इसका जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो आज हम अपने सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।